गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिनेश झड़कंडे, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 8 फरवरी 2026 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। हम बिना देरी के हमारे इतिहास के पिछले वर्ष जो सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों का स्पष्टीकरण सहित किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, आने वाली 8 फरवरी को किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, इन सभी पर इतिहास इस विषय को लेकर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। और अभ्यासक्रम में हमारा सबसे पहले इतिहास का जो टॉपिक है, कब, कहाँ और कैसे, इस टॉपिक के माध्यम से बार बार किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करना है तो यह हमारा जो वीडियो है, यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी होगा। तो हम बिना विलंब के यहाँ पर देखना चाहेंगे कि इतिहास में कब, कहाँ और कैसे हमारा यह पहला टॉपिक है। और इस पर बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। आपको पता ही होगा, अगर आप सीटेट देते होंगे बार बार, पांडुलिपियाँ, उसके बाद में इतिहास के सिंधु संस्कृति, ये सभी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि अगर आपको सीटेट क्लियर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करना है, तो आपको यह वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी होगा। क्योंकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और जो प्रश्न हमें महत्वपूर्ण लगे हुए हैं, हमने 2011 से 2024 तक का एनालिसिस किया हुआ है कि कौन से प्रश्न सीटेट में बार बार पूछे जा रहे हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, और यह जो प्रश्न है, यह जो सवाल है, यह सवाल यूपी जूनियर एग्ज़ाम 17/10/2021 को पूछा गया है। और सीटेट में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सीटेट में हर बार 2 से 3 प्रश्न नए क्रिएट होते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर देखना होगा कि पहला हमारा सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और प्राप्त कोड के आधार पर सही उत्तर का क्या कीजिए, चयन कीजिए। आपको यह ध्यान में रखना है कि इंडिका सूची 1 में है, सूची 2 में बाणभट्ट है, हर्षचरित्र, चंदरबदाई, पृथ्वीराज रासो, मैगस्थनी और रजत रंगिनी कल्लन। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इंडिका जो है, यह जो सूची क्रमांक 1 में दी हुई है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि इंडिका, मेगस्थनी, यह आपको ओनली ध्यान में रखना है। हर्षचरित्र, बाणभट्ट, पृथ्वीराज रासो, चंदवरदाई और राजत रंगनी कल्लन। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में, ये जो ऑप्शन हमने देखे हैं 1 2 3 4, यह 4 ऑप्शन में से 1-2 ऑप्शन केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2026 को जो 8 फरवरी को पेपर का आयोजन किया गया है, इसमें से एक आधी ऑप्शन उठा सकते हैं। इसलिए आपको यह ऑप्शन एक मोटा मोटा तरीके से देख लेना है कि किस तरह से आपको ध्यान में रहे, उस तरह से। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण, हर बार यह सवाल पूछा जाता है, और ये देखो यहाँ पर 31 जनवरी 2021 को यह सवाल पूछा गया है कि पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो आपको यहाँ पर कौन सा पर्याय सही है वह देखना है। हम पहले देखेंगे, हमारा पहला पर्याय है, वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये हमारा दूसरा पर्याय है, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। सी, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। और डी, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। आपको सही पर्याय की चुनौती करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा दूसरा प्रश्न जो सवाल है, उसका सही आंसर जो होगा वह है ऑप्शन क्रमांक सी, केवल ए, वह स्थान जहाँ वस्तुओं के क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो हमारा पर्याय क्रमांक है ए, वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। दोस्तों, हमें अब यह इसका संदर्भ देखना है कि कैसे क्या है, पुरास्थल किसे कहा जाता है। तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ प्राचीन औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष क्या होते हैं, मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इस तरह से हमारा पूरा स्थल है। इसलिए आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण कौन सा है। अब आपको देखना है कि द्वितीयक स्रोत किसे कहते हैं और द्वितीयक स्रोत का उदाहरण कौन सा है। हमारा पहला पर्याय है भारत का संविधान,
दूसरा बी है रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। सी है C.A. बोली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और हमारा डी पर्याय है जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसका सही पर्याय होगा पर्याय क्रमांक सी, C.A. बिल द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगर आपका संशोधन हुआ है या PhD हुआ होगा तो आपको पता ही होगा कि प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं और द्वितीयक स्रोत किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण देखेंगे कि द्वितीयक स्रोत कौन किसे कहा जाता है। हमने यहाँ पर सही पर्याय को टिक लगा दिया है कि C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यह इसका सही पर्याय है। हमें यहाँ पर देखना है कि यह क्या है। ये देखो, इसका सही आंसर सी है, C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। अब द्वितीयक स्रोत में कौन कौन से साधनों या स्रोत को सम्मिलित किया जाता है, तो जो आंकड़े किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित साधनों या दोनों स्रोत जैसे सरकारी, अर्ध सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय निजी प्रकाशन, समाचार पत्र, गैर सरकारी प्रलेखों द्वारा एकत्र किए जाते हैं, उन्हें द्वितीयक स्रोत कहते हैं। आपको ध्यान में आ गया होगा कि द्वितीयक स्रोत किसे कहा जाता है। निजी प्रकाशन, समाचार पत्र, गैर सरकारी प्रलेखों द्वारा एकत्र किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक स्रोत कहा जाता है। उसके बाद में हमें हमारा अगला सवाल देखना है। यह भी बार बार सवाल पूछा जाता है। यह कब पूछा गया है आपको देखना होगा। ये देखो, सीटेट 31 जनवरी 2021 को पूछा गया है। हमारा सवाल है कि एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। हमको यहाँ पर सही पर्याय की चुनौती करना है। पर्याय क्रमांक ए हड्डियों की संरचना, पर्याय क्रमांक बी कंकालों के साथ मिले आभूषण, पर्याय क्रमांक सी कंकालों के आकार, पर्याय क्रमांक डी कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। आप यहाँ पर आपको सही पर्याय को टिक करना है, तो हमारा सही पर्याय यहाँ पर होगा सी, केवल ए हड्डियों की संरचना। आपको महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष मिले थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। तो यहाँ हड्डियों की संरचना द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। हम यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण देखेंगे कि एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने का सबसे बेहतर तरीका उनकी हड्डियों की जांच है। हड्डियों के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसका है। उसी के साथ में महिला बच्चों को जन्म देती है, इसीलिए उनकी श्रोणी मेखला का जो खुला होता है पुरुषों से ज़्यादा कैसा होता है, चौड़ी होती है। इसीलिए वहाँ पर एक पहचान की जाती है। कभी कभी क्या होता है कि लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम अगर यहाँ देखें तो कंकाल के साथ गहने मिलते हैं। आपको बताइएगा कि जो स्त्री है, स्त्री गहने पहनती है और वो पहनने के बाद हम वो स्त्री जहाँ रहती होगी, जहाँ उन्हें ये किया जाता होगा, जहाँ मरने के बाद में, तो वहाँ से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उदाहरण के लिए कंकाल के साथ गहने मिलते हैं, कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। इसी प्रकार छोटे छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर सी है, केवल ए हड्डियों की संरचना के माध्यम से हम कंकाल को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल देखेंगे हम, UPTET में पूछा गया है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद में हम देखेंगे CTET, हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल है CTET के। हमें CTET ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करना है। UKTET है हमारा, CTET का सवाल देखेंगे हम। हाँ, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है। 7 जुलाई 2019 को यह सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। इसका सही आंसर है डी, मुजफ्फर आलम।
अब हमें इसका स्पष्टीकरण देखना है। मुजफ्फर आलम के लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता, क्योंकि मुजफ्फर आलम अन्य लेखकों की पुस्तकों के आधार पर अपना दृष्टिकोण क्या करते थे, रखते थे, इसीलिए उसे माना नहीं जा सकता। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है, सीटेट 7 जुलाई 2019 को पूछा गया है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक सी, हस्तलिपियाँ। पहला पर्याय हमारा लघु चित्रकारी, शिलालेख, हस्तलिपियाँ और गुफा चित्रकारी में गुफा चित्रकारी, तो हमारा सही आंसर है हस्तलिपियाँ। इसका स्पष्टीकरण हम यहाँ पर देखेंगे, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो हस्तलिपियाँ स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। अगला सवाल है, सीटेट में पूछा गया सवाल है, इन जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हमारा पहला पर्याय है, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। उसके बाद में है बी पर्याय है हमारा, कि इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। हमारा सी नंबर का पर्याय है, इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका कंकाल संकलन किया गया। हमारा डी पर्याय है, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इसका सही पर्याय जो है हमारा वह डी नंबर का पर्याय है, कि इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा क्या किया गया था, लिखा गया और उनका संकलन भी किया गया था। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से संकलन किया गया था। जातकों के विषय में सही कथन है, इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियाँ हैं। जातक कथाएं भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की क्या है, लोकप्रिय कहानियाँ हैं जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। इस पर सवाल पूछा जा सकता है कि जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कैसी कहानियाँ थी, लोकप्रिय कहानियाँ थी। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है, हम देखेंगे 7 जुलाई 2019 को यह सवाल पूछा गया है कि आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हमारा पहला पर्याय है, इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। बी हमारा पर्याय है, यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था। और सी, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। और डी, यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक सी। हमारा यह आंसर कैसा है, सी पर्याय हमारा करेक्ट है। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। इसके बाद में हमें देखना है कि इसका स्पष्टीकरण क्या है। आईने अकबरी के विषय में सत्य कथन है, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण क्या करता है, प्रस्तुत करता है। आईने ए अकबर अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में रचित अकबरनामा का एक भाग है। आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह सभी बातों ध्यान में रखना है कि आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में रचित अकबरनामा का एक क्या है, यह भाग है। और अकबरनामा 3 भागों में है। अकबरनामा कितने भागों में है, 3 भागों में है, जिसमें तीसरे भाग को आईने ए अकबरी कहते हैं। यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है। हिजरी संवत 1006 और 1597-98 में हुई। इसमें अकबरकालीन हर एक सूबे, जिले और परगनों तक के आंकड़े दिए हुए हैं। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों का नाम है। आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह भी ध्यान में रखना है कि आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम है। कितने? 36 संगीतकारों। यह
आईने अकबर के बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से यह पूछा जा सकता है। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? हमारा पहला ऑप्शन है गुरु आनंद, दूसरा पर्याय है गुरु अर्जुन, तीसरा है गुरु तेज बहादुर और चौथा है गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर है कि सही आंसर हमारा है यहाँ पर गुरु अंगद। अब यहाँ पर हमें स्पष्टीकरण देखना है कि गुरु अंगद द्वारा किस तरह से कार्य किया गया है, कृतियाँ की गई है। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। सवाल बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे, यह आपको ध्यान में रख लेना है। कौन थे गुरु थे? दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था तथा संगत तथा पंगत को आगे बढ़ाया। इन्होंने गुरुमुखी पंजाबी लिपि का आरंभ किया तथा आगे इसी लिपि में गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया। आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पर गुरु अंगद सिखों के कौन से गुरु थे? तो दूसरे गुरु थे, यह ध्यान में रखना है। सवाल बन सकता है इनका मूल नाम क्या था, यह भी सवाल बन सकता है। इनका मूल नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई कौन सी लंगर व्यवस्था संगत तथा पंगत को आगे बढ़ाया है, यह आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है, हम देखेंगे कि हमारा अगला सवाल जो है वह है कि द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। अब द्वितीय स्रोत का कौन सा उदाहरण है? हमने प्राथमिक स्रोत देखा है, द्वितीय स्रोत देखा है। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है जनगणना रिपोर्ट, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड। आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो संशोधन कर रहे होंगे, पीएचडी कर रहे होंगे, उन्हें प्राथमिक द्वितीयक जो स्रोत है वो स्रोत पता होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है जनगणना रिपोर्ट, जन्म एवं मृत्यु की पंजीकरण रिकॉर्ड। उसके बाद में हमारा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो देखेंगे कि सी नंबर का ऑप्शन हमें देखना है यहाँ पर कौन सा है। तो देखिए, ये देखिए द्वितीय स्रोत का उदाहरण जनगणना रिपोर्ट 2011 और जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड। चौदह नंबर का ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी नंबर हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी का इतिहास की पाठ्यपुस्तक और भारत का संविधान। इसका सही आंसर हम अगर देखें तो इसका सही आंसर है सी, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक। यह क्या है? सही आंसर यहाँ पर पूछा गया है हमारा द्वितीयक स्रोत का उदाहरण। एक उदाहरण है जनगणना रिपोर्ट 2011 जन्म एवं मृत्यु की पंजीकरण रिकॉर्ड। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर है कि यह हमारा सही उत्तर है। हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक, यह हमारा सही आंसर है। अब हम इसका यहाँ पर स्पष्टीकरण देखेंगे। देखो सीटेट 8 दिसंबर 2019 को यह सवाल पूछा गया है, जिन प्रमाणों के आधार पर अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है उन्हें ही स्रोत कहते हैं। ध्यान में रखना होगा आपको कि जिन प्रमाण के आधार पर अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है उन्हें ही स्रोत कहते हैं। स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक स्रोत, आपको ध्यान में रख लेना है यहाँ पर प्राथमिक स्रोत। ये देखिए स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत प्रत्यक्ष अवशेष सामग्री आती है। क्या आती है प्राथमिक स्रोत में? प्रत्यक्ष अवशेष सामग्री आती है। उदाहरणतः स्मारक, सिक्के, यंत्र, आज्ञापत्र, आदेश, जनगणना, फरमान, संविधान, संधियाँ, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, न्यायालय के निर्णय तथा व्यक्तिगत इतिहास आदि।
यह प्राथमिक स्रोत में आती है, यह आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रख लेना है। अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि द्वितीयक स्रोत में किन किन चीज़ों का समावेश होता है। तो द्वितीयक स्रोत में यहाँ पर हम देखेंगे द्वितीयक स्रोत में किन चीज़ों का समावेश होता है। ये देखिए यहाँ पर द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत पुस्तकें, जीवन चरित्र, इतिहास की पाठ्य पुस्तकें आदि आती है। जैसे कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी के हमारे पुस्तक, तो यह हमारा आंसर है। ये हमने यहाँ पर देखा कि सी नंबर हमारा ऑप्शन था। ये हमारे आती थी कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक, यह हमारा सही आंसर है। बार बार सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन क्रमांक 15 हम देखेंगे। यहाँ बीसीई का तात्पर्य है, हमें यहाँ पर देखना है बीसीई का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर हमारा सही, यहाँ पर हम देखेंगे बिफोर, ऑप्शन क्रमांक 1 है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा, बिफोर कंटिपररी एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा। इसका सही आंसर यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा सही आंसर जो है पर्याय क्रमांक 1 है बिफोर कॉमन एरा। बार बार सवाल पूछा गया है, यहीं से कभी सवाल को प्रश्न बनाते हैं, कभी सवाल को जवाब बनाते हैं और कभी जवाब को सवाल बनाते हैं। इसीलिए आपको यह जो कंसेप्ट है बीसी, यह कंसेप्ट अच्छे ढंग से कर लेना है। हमें यहाँ पर देखना है कि बिफोर कॉमन एरा क्या है, बिफोर सीजर एरा क्या है, बिफोर कंटिपररी एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा क्या है, यह सभी हमें यहाँ से ध्यान में रख लेना है। उसके बाद में इसका जो स्पष्टीकरण है वो स्पष्टीकरण हम देखेंगे कि बीसीई क्या होता है। बीसीई का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा। इसे हिंदी में ईस्वीसन पूर्व कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। अंग्रेजी में इसे एडी क्या कहते हैं, अंग्रेजी में एडी, हिंदी में ईसवी, ईसा, हिंदी अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एडी। एडी का तात्पर्य है एनो डोमिनी, एडी का तात्पर्य क्या है, एनो डोमिनी, जो 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियां के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। आपको यह अच्छे ढंग से ध्यान में रख लेना है कि यह क्या है। यह जो हमने यहाँ पर संकल्पना देखी हुई है बीसी, यह ध्यान में रख लेना, बार बार इस पर सवाल पूछा जाता है। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है, सीटेट में पूछा गया है 8 दिसंबर 2019 को यह सवाल पूछा गया है कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। आप देख रहे होंगे प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत पर बार बार सवाल पूछे गए हैं। हमारा पहला पर्याय है गिरनार का शैल अभिलेख, उसके बाद में है पाषाणाम चित्रकला, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला और डी नंबर का ऑप्शन है कांगड़ा शैली का चित्रकला। दोस्तों इसका सही आंसर हमने होगा यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक सी, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है प्राथमिक स्रोत कौन से है और द्वितीयक स्रोत कैसे है, कौन से है। यहाँ पर हम अब स्पष्टीकरण देखेंगे। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला का प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पर सवाल बन सकता है कि भीमबेटका गुफा विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है। भीमबेटका गुफा विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है। विश्व की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, यह इस तरह से सवाल बन सकता है। तो भीमबेटका है, इस पर सवाल पूछा गया है। इसमें प्रस्तर सामग्री प्राप्त हुई है जो मध्यपाषाण काल 30,000 ईस्वीसन पूर्व से 10,000 ईस्वीसन पूर्व से संबंधित है। इन गुफाओं में शिकार, जानवरों, सामूहिक क्रियाकलापों के विविध चित्र मिलते हैं। आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, तो भीमबेटका, यह ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर सीटेट में और कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यह सीटेट का सवाल है क्या। सबसे पहले हमें यह देखना है कि 17 नंबर का जो सवाल है वो सीटेट में पूछा गया है क्या। जी, यह जो सवाल है यह सीटेट में पूछा गया है।
ये देखिए हमारा सवाल क्या है, 17 नंबर का सवाल है। नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन ए में इस तरह से कहा गया है। उसके बाद में है कथन बी है कि लंबी समय विधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना सामस्यात्मक है। कैसा है? सामस्यात्मक है। इसमें से हमें कौन सा पर्याय सही है इसे टिक लगाना है। तो हमारा पहला पर्याय है ए और बी दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। बी हमारा पर्याय है ए सही है किंतु बी गलत है। सी नंबर का पर्याय है ए गलत है किंतु बी सही है। डी नंबर का पर्याय है ए और बी दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या बी नहीं है। यहाँ पर आपको देखना होगा कि कौन सा पर्याय सही है। ये देखो एक बार और आपको ध्यान से देखना होगा सवाल। देखिए नीचे दो कथनों ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल को समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। हमारा ऑप्शन क्रमांक कथन क्रमांक ए है। उसके बाद में कथन क्रमांक बी यह है कि लंबी समय विधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना सामस्यात्मक है। इसका सही जो जवाब है वह सही जवाब पर्याय क्रमांक कौन सा रहेगा? हमारा पर्याय क्रमांक सी। ए गलत है किंतु बी कैसा है? सही है। यहाँ पर हम देखेंगे बी सही है। लंबी समय विधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना कैसा है? सामस्यात्मक है। यह ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ए गलत क्यों है और बी सही क्यों है। क्योंकि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस महाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करती है। यह सवाल पूछा गया था और इसका हमारा सही आंसर कौन सा है? तो पर्याय क्रमांक सी। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है सीटेट 8 दिसंबर 2019 को पीछे पूछा गया है। बार बार यह सवाल पूछा गया है। 2023 में भी यह सवाल पूछा गया है। हम आगे देखेंगे कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि यह ए बी सी डी जो 4 पर्याय है, इस 4 पर्याय में से हमारा कौन सा कथन गलत है? हमारा पहला कथन है अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। सी नंबर का पर्याय है जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। और डी हमारा ऑप्शन है कि समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन क्रमांक ए, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। यह हमारा सही आंसर है। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? तो यह हमारा कथन कैसा है? गलत है। कौन सा कथन? ऑप्शन क्रमांक ए, अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। यह दस्तावेज नहीं रखा हुआ है। यह हमारा कथन कैसा है? गलत है। जनजातीय लोगों के इतिहास निर्माण के लिए कोई ठोस दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। आपको पता ही होगा कि इनका कोई इतिहास नहीं है और इतिहास है भी तो ऐसा प्रूफ सहित इनके कोई दस्तावेज हमें आज तक नहीं मिले हैं।
ये देखिए यहाँ पर जनजातीय लोगों भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे और न ही समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। एक मौखिक रूप से बता सकते हैं, लिखित द्वारा जनजातीय का कोई भी प्रूफ नहीं है, तथा अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। परंपराएं और रीति रिवाज हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे। आपको पता ही होगा कि जनजातियाँ जो हैं वो एक मौखिक परंपराएं चलाए आते हैं, उन्हें जो विरासत में मिली है वो परंपराएं का वापर करते हैं। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है 9 दिसंबर 2018 को पूछा गया है और बार बार यह सवाल पूछा जाता है, इस बार भी यह सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए इसके बारे में अच्छे ढंग से आपको जानकारी प्राप्त कर लेना है। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ पर लिखी गई थी, ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, लकड़ी पर, कागज पर। इसका सही आंसर आपको देना होगा, तो इसका सही आंसर है पर्याय क्रमांक ए, ताड़पत्रों। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। इसका स्पष्टीकरण हमें देखना है क्योंकि यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई थी? ताड़पत्रों पर। ताड़पत्र के बाद भोजपत्र, ताम्रपत्र और स्वर्णपत्र आदि का प्रयोग भी होने लगा। आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से यह ध्यान में रखना है कि सबसे पहले पुरानी पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों पर लिखी गई थी, उसके बाद में भोजपत्र, ताम्रपत्र, सुवर्णपत्र, यह क्रम आपको ध्यान में रखना है। पहला ताड़पत्र, दूसरा भोजपत्र और तीसरा सुवर्णपत्र। पांडुलिपियाँ उन दस्तावेजों को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई है। इसे हस्तप्रति, लिपि ग्रंथ इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। यह भी आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है, हम अगला सवाल देखेंगे कि हमारा 20 नंबर का अगला सवाल कौन सा है। सीटेट 9 दिसंबर 2018 को सवाल पूछा गया है कि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। आपने देखा बार बार हम लगातार 3 सवाल पूछे गए, इसीलिए आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय और चतुर्थक यह सभी क्या कंसेप्ट है यह आपको ध्यान में रख लेना है। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। हमारा पहला ऑप्शन है प्राथमिक, बी है द्वितीयक, सी है तृतीयक और डी है प्राथमिक और तृतीयक दोनों। आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ये देखिए आपका सही आंसर जो है, सही आंसर यहाँ पर बी है, द्वितीयक। कौन सा है? द्वितीयक। हमने देखा कि हमारा सही आंसर कौन सा है? द्वितीयक। ये देखो द्वितीयक। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है, तो यह द्वितीयक है। किस तरह से द्वितीयक है हम देखेंगे। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह द्वितीय प्रकार का स्रोत है। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो पहली बार अन्वेषकों अथवा गणनाकारों द्वारा संग्रह किए जाते हैं। ये आंकड़े मौलिक रूप में होते हैं, जैसे जनसंख्या, उत्पादन की मात्रा आदि। द्वितीय आंकड़ों दूसरों द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, जैसे स्थानीय समाचार पत्रों से मौसम की जानकारी का संग्रह आदि। या हम बार बार देख रहे हैं, यह सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए प्राथमिक, द्वितीय यह सभी जानकारी आपको प्राप्त कर लेना है। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है, यूपीटीएट पे पूछा गया है, इसे पढ़ने की कोई गरज नहीं। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर यूपीटीएट, ये भी हमारे काम का नहीं। सीटेट, यहाँ पर देखिए 21 फरवरी 2016 को पूछा गया है कि अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। ऑप्शन क्रमांक ए है, अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। पुरातत्व आदि द्वारा प्राप्त किए गए पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है। सी, ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। डी, खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों को हड्डियों को रखा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक सी। हमने पांडुलिपियों के बारे में यहाँ पर अभी चर्चा की है और यहाँ पर भी अभिलेखागार आया हुआ है, तो इसका ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, यह अभिलेखागार वह स्थान है, यह इसका आंसर है।
इसके बाद में हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि अभिलेखागार दो शब्दों से मिलकर बना है, अभिलेख एवं आगार। अभिलेख का तात्पर्य ऐतिहासिक पांडुलिपि तथा दस्तावेज है। अभिलेख और पांडुलिपि एक से संबंधित कंसेप्ट है। आगार का तात्पर्य रखने का स्थान होता है, जबकि आगार का तात्पर्य रखने का स्थान होता है। इस प्रकार अभिलेखागार वह स्थान होता है जहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है, सीटेट 21 फरवरी 2016 को पूछा गया है। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? यहाँ पर आपको देखो हिंदी, प्राकृत, पाली, संस्कृत, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? तो वह थी संस्कृत भाषा। यहाँ पर हम संस्कृत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृत भाषाओं पर बार बार सवाल पूछे जाते हैं। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम को संस्कृत भाषा में लिखी थी। आर्यभट्ट गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रख लेना है कि आर्यभट्ट गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से कैसे थे? एक थे। इन्होंने दशमलव तथा पाई का आविष्कार किया। दोस्तों यह आपको अच्छे ढंग से कर लेना है कि दशमलव तथा पाई का आविष्कार किया था। उसके बाद में आर्यभट्ट गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। आर्यभट्ट सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य की क्या करती है? परिक्रमा करती है। यह आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रख लेना है। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल हम देखेंगे कौन सा है, ये देखिए, यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 18 सितंबर 2016 को सवाल पूछा गया है। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है बौद्ध के नियम, जैन धर्म की शिक्षाएं, वैदिक कर्मकांड और शिक्षकों के मध्य बातचीत। आपको पता ही है विनय पिटक एक ग्रंथ है, सभी को पता है। यह सवाल का जवाब सभी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स इसका जवाब दे सकते हैं कि विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है बौद्ध के नियमों को। अब यहाँ पर देखें बौद्ध धर्म के नियमों को। त्रिपिटक पाली भाषा बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान आदि मानते हैं। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, विनय पिटक, सत्तु पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक इसमें वे नियम दिए गए हैं जो भिक्षु संघ के लिए बनाए गए थे। सत्तु पिटक इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है। सत्तु पिटक में क्या किए गए? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है। यह 5 निकायों में बांटा है, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। यह आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रख लेना है। आपको इतना ही ध्यान में रख लेना है कि विनय पिटक एक ग्रंथ जो अभिलेखित करता है बौद्ध धर्म के नियमों को। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है, 18 सितंबर 2016 को पूछा गया है। यह हिस्ट्री में बार बार यह सवाल पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का क्या कीजिए? चयन कीजिए। पहला पर्याय है यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। 3 सही है, 1 और 2 गलत है। बी 1 गलत है, 2 और 3 सही है। सी 1 सही है, 2 और 3 गलत है। डी 2 सही है और 1 और 3 गलत है। इसका सही आंसर हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या है। ये देखिए, ऋग्वेद के नियम में निम्नलिखित में से किन कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों पर विचार कीजिए कि और सही का उत्तर चयन कीजिए। यह शायद सवाल सीटेट ने कैंसिल किया गया है, फिर भी हम इसका स्पष्टीकरण देखेंगे कि वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसकी रचना लगभग
3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में एक बार से अधिक प्रार्थनाएं जिन्हें सूक्त कहा गया है। इसमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम देवता। सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। यह क्वेश्चन रद्द हुआ है। दोस्तों, आपको ये जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, इसके बारे में अच्छे ढंग से जानकारी प्राप्त कर लेना है। और ऋग्वेद क्या है, सामवेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, इसके बारे में मोटा मोटा सा जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह से सवाल क्रिएट हो सकते हैं, ऐसी थोड़ी सी जानकारी आपको प्राप्त करने ला होगा। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है, जिन्हें सूक्त कहा गया है। इसमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। किसमें? ऋग्वेद में। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम देवता एक पौधा है। यह आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है, सीटेट में पूछा गया 18 नवंबर 2015 को, कि सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। आपको यहाँ पर हमने देखा है, इससे पहले सवाल आया था, तो यहाँ पर हमें देखना है कि AD 2012, AP 2012, BC 2012, EC 2012। ये EC भी नहीं है, AP भी नहीं है, BC और AD है। BCE था और AD था। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा तर्क लगाते हुए सवाल का जवाब टिक कर देना है। तो इसका सही आंसर है, पर्याय क्रमांक है AD 2012। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि AD और BC क्या है। ए जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्षों को लिखने के लिए BC बिफोर क्रिस्ट और AD ऑनो डोमिनो का प्रयोग किया जाता है। हमने पिछले प्रश्न में भी देखा है। अंत सन 2012 को AD 2012 भी लिखा जा सकता है। इस पर सवाल पूछा जाएगा, आप इसको अच्छे ढंग से कर लीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे, हमारा 28वां नंबर का क्वेश्चन है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है। सीटेट 22 फरवरी 2015 को सवाल पूछा गया है कि चाणक्य ने अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है। हमने अभी ऊपर देखा अथर्ववेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है। तो हम यहाँ पर देखेंगे चाणक्य। आपको पता ही होगा कि चाणक्य के बारे में आपको जानकारी होगी। तो हमारा पर्याय क्रमांक है अथर्ववेद, B अर्थशास्त्र, C यजुर्वेद, D धर्मशास्त्र। यहाँ पर हमें देखना है कि इसका सही जो आंसर है वह यह है कि चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है और यह पुस्तक राजनीति पर कैसी है, आधारित है। तो इसका सही आंसर आपको है अर्थशास्त्र। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है वह है अर्थशास्त्र। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है, हम यहाँ पर देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। ये देखिए, यहाँ पर और सवाल पूछा गया पांडुलिपियों के बारे में, क्योंकि इससे पहले भी हमने पांडुलिपियों के बारे में चर्चा की थी कि पांडुलिपियाँ सबसे पहले कब लिखी गई, काय पे लिखी गई। यहाँ पर ये देखिए, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित 2 कथनों A और B पर विचार कीजिए और सही उत्तर का क्या कीजिए, चयन कीजिए। हमारा पहला पर्याय है, पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्र अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखी जाती थी। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्तीर्ण किए जाते थे। इसका सही आंसर हमें यहाँ पर देखने को मिला है, A और B दोनों कैसे है, सही है। पांडुलिपि प्राचीन संहिताएं जैसे ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर लिखा जाता था। अभिलेख भी एक प्रकार की संहिता ही है जो कठोर चट्टानों का धातु पत्रों पर लिखे गए थे। कथन A और B दोनों कैसे है, सही है। एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको यह ध्यान में रख लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर देखना है, सीटेट 22 फरवरी 2015 को सवाल पूछा गया है, हेंग्रियोग्राफी किससे संबंधित है। हेंग्रियोग्राफी पर्याय क्रमांक A संत के जीवनी लेखन से, शासक के आत्मकथा लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से, शासक के जीवनी लेखन से। तो यहाँ पर हमें देखना है हेंगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से, यह ध्यान में रखना है, हेंगियोग्राफी। ठीक है, संत के जीवनी लेखन को हेंगियोग्राफी कहा जाता है, जिसमें संतों के चमत्कारिक व्यक्तित्व का वर्णन होता है। उसके बाद में 20 सितंबर 2015 को सवाल पूछा गया है कि इससे पहले भी हमने अभी विनय पिटक के बारे में चर्चा की है। विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको ध्यान में होगा, हमने अभी कुछ समय पहले यहाँ पर विनय पिटक के बारे में चर्चा की। विनय पिटक क्या है, ठीक है। यहाँ पर विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हमारा पहला ऑप्शन है जरथुस्त्र के विचार, बौद्ध संघ के नियम, संस्कृत व्याकरण,
महावीर के उपदेश। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा बौद्ध के संघ के नियम या विनय पिटक ग्रंथ से संबंधित है। ये देखिए यहाँ पर विनय पिटक एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध संघ के भिक्षुओं को आचरण संबंधी नियम और अनुशासन दिए गए। इसमें सभी बौद्ध धर्म के जो भी नियम हैं भिक्षुओं के संबंधित में वह सभी के यहाँ पर नियम दिए गए। बौद्ध धर्म के 3 पिटक है, सत्तु पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक को सविस्तर से हमने वर्णन किया गया है ऊपर। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है 20 सितंबर 2015 को पूछा गया, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी? इसका सही आंसर कौन सा है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक है प्राकृत, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। इसका सही आंसर है संस्कृत। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन की जीवनी संस्कृत भाषा में हर्षचरित नाम से लिखी। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है HTET, यह हमें देखना नहीं है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा अगला सवाल हमारा कौन सा है। ये देखिए हमने यहाँ पर देखिए त्रिपिटक यूपी में भी पूछा गया है। UPTT में त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि त्रिपिटक भी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये देखिए सत्तु पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का सिद्धांत का वर्णन किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम है और अभिधम्म में बौद्ध दर्शन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए सीटेट में 28 जुलाई 2013 को पूछा गया है, नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, असमी से, उड़िया से, मैथिली से। इसका सही आंसर होगा बंगाली से। नाथ साहित्य का संबंध बंगाली से। नाथ संप्रदाय से संबंधित साहित्य को नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना नाथ मुनि ने की थी, यह आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रख लेना है। उसके बाद में पंच सिद्धांति के रचयिता कौन थे, यह UPTET में प्रश्न, UKTET में प्रश्न पूछा गया है। हमारा सेंट्रल में सीटेट में पूछने की यहाँ पर शक्यता कम है, इसलिए हम अगला सवाल पे जाएंगे। UKTET पर भी यह देखने की गरज नहीं है। उसके बाद में हम देखेंगे, ये देखो यहाँ पर 40 नंबर का प्रश्न फिर एक बार आया है, कॉमन एरा क्या है। हमने 2-3 प्रश्न देखे हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में या पुराने प्रश्न संच देखने के बाद में एक समझ में आ जाता है कि बार बार प्रश्न किस पर आए हुए थे। देखिए कॉमन एरा क्या है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि कॉमन एरा क्या है। आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा है, हो ही नहीं सकता। भारतीय एरा इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित का एक नया एरा है। ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा है। क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। इसका सही आंसर है डी। ये देखो यहाँ पर इसका सही आंसर है डी। ये तीनों भी मेल नहीं खाते ABC। यहाँ पर डी हमारा क्या है, थोड़ा सा भी अगर हमें पता होगा कि कॉमन एरा क्या है, अपन ने अभी देखा BC वगैरह, तो ये उसका सही आंसर। क्रिश्चियन एरा की कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह दुनिया का अधिकांश हिस्सों में मान्य है और इसीलिए इसे कॉमन एरा कहा जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे सीटेट 29 जनवरी 2012 को पूछा गया है। ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ, ये प्रश्न भी पूछा गया है, हमने इसके बारे में भी चर्चा की है। इसीलिए आप देखिए कभी सवाल जवाब बनते हैं, कभी सवाल जवाब बनते हैं और कभी जवाब सवाल बनते हैं। इसीलिए आपको पिछले वर्ष के जो भी क्वेश्चन सेट है वह एक बार अच्छे ढंग से देख लेना है। आपको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन या कहीं ना कहीं से सवाल पूछे गए हैं, इसीलिए आपको यह ध्यान में रखना है। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन की क्रियाकलाप होती है, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। किसी भी बिना विलंब करते हुए आप ऐसे सवाल का जवाब दे सकते हैं। अतीत की स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, वह स्थल जहां अतीत की स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर हमारा अगला सवाल, आदिवासी लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पर आदिवासी आया है, पिछले बार हमने जनजातीय पर देखा था। तो इसीलिए शब्द की हेराफेरी करते हैं, क्वेश्चन सेटर जो रहते हैं वो हेराफेरी करते हैं और कभी सवाल को जवाब बनाते हैं, कभी जवाब को सवाल बनाते हैं। ये देखो यहाँ पर ही आपको देखने को मिला कि आदिवासी लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना होगा, पहला ऑप्शन हमारा है प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग
करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो इसका सही आंसर होगा वाचिक परंपराओं का क्या करके प्रयोग करके। आधुनिक इतिहासकार आदिवासी लोगों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपराओं का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला हमारा सवाल है, यहाँ पर हम देखेंगे अगला सवाल सीटेट में 29 जनवरी 2012 को पूछा गया है कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी है, निम्नलिखित में जो समस्या कौन सी है। यह भी प्रश्न हमने देखा है। पहला ऑप्शन है हमारा त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमक प्रगति को दर्शाता है। 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहाँ आधुनिक काल विज्ञान, तर्कना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के संबंधित है। भारतीय इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती है। इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन क्रमांक सी है। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। यह सवाल हमने पीछे देखा गया है। यह देखो यहाँ पर भारतीय इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में विभाजन करने में कई समस्याएं आती है, क्योंकि काल विभाजन की संकल्पना पश्चिमी विचारों से ग्रहण की गई है, जहां आधुनिक काल का संबंध विज्ञान, तर्कना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता एवं समानता से है, जबकि भारत में आधुनिक काल का संबंध औपनिवेशिक सत्ता से है। उसके बाद में हमारा अगला सवाल हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यह सीटेट का सवाल है क्या। देखिए सीटेट 26 जनवरी 2011 को 11 को यह सवाल पूछा गया है। देखिए हमारा कौन सा सवाल है। जनजातीय के बारे में तो सवाल देख लिया, भारतीय इतिहास के प्राचीन भी देख लिया। हम यहाँ पर देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है। हिंदू, पहले ही सवाल था हमारा, यही सवाल देखा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत, इस विभाजन का क्या आधार है। ऑप्शन क्रमांक ए देखेंगे हम यहाँ पर कि क्या आधार है। यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया है। ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसीलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। यह याद करने में सुविधाजनक और सरल है। इसका सही आंसर होगा, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों को धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 कालों में, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत, ब्रिटिश भारत में बांटा है। यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। यूपी टेट के बारे में यहाँ पर था, शाकुंतलम लिखी थी, तो यह कालिदास ने लिखी थी। महाभारत के लेखक कौन थे, आपको पता होना चाहिए। महाभारत के लेखक कौन है, महाभारत के लेखक वेदव्यास हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर सीटेट का प्रश्न देखेंगे। 26 जनवरी 2011 को सवाल पूछा गया है कि मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है। सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक को मौखिक वर्णन, उस व्यक्ति की स्मृतियों जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, और उन व्यक्तियों की घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसका सही आंसर है पर्याय क्रमांक सी, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, क्योंकि सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन यह हो नहीं सकता। उस व्यक्ति की स्मृतियों को विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था, यह पर्याय नहीं हो सकता। यहाँ पर सही पर्याय है एक विद्वान को जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। वर्तमान शिक्षा स्तर पर किसी विद्वान द्वारा बात करना मौखिक इतिहास लेखन का क्या नहीं है, स्रोत नहीं हो सकता, क्योंकि विद्वान वर्तमान संदर्भ में अपनी बात कह रहा है, न कि अतीत के संदर्भ में। साथ ही वह अतीत को परिस्थितियों से सीधे तौर पर जुड़ा भी नहीं है। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है, हम देखेंगे सीटेट 26 जून 2011 को पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। प्राचीन हस्तलिपि, पर्याय वे प्राय ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी। आपने देखा ताड़पत्रों के बारे में, वे जिस काल को प्रदर्शित करते हैं उस काल के लिए मुख्य स्रोत है। वे हस्तलिखित थी और उस बाद मुद्रित की गई थी। कुछ हस्तलिपियों पत्थर धातु पर उकेरी की गई थी। आपको यह जो सवाल है 48 क्रमांक का,
इसका सही आंसर देखना है। प्राचीन हस्तलिपियों ताड़पत्रों ताम्रपत्रों पोषणों पर लिखी पाई जाती है। यह हस्तलिपियों हस्तलिखित थी जो मुद्रित नहीं कराई जाती थी। इसका सही आंसर हमने देखा यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी, वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। दोस्तों इसके बारे में हमारा अगला सवाल है। यहाँ पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। ये देखो, रीड सभी सीटीटी में यह सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है। राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। पर्याय क्रमांक बी, प्राय राजा उन्हें स्वयं लिखा करते थे। पर्याय क्रमांक सी, ये जिस काल में संबंधित है उस काल में इतिहास के मूल्यवान स्रोत है। प्रशस्ति में शासक या राजा उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। इसका सही आंसर है पर्याय क्रमांक बी, राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है? तो यह पर्याय क्रमांक बी, राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, यह पर्याय गलत है। बाकी के ए सी डी यह पर्याय कैसे है? करेक्ट है। राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी कवि विज्ञान द्वारा लिखी जाती थी। इस तरह से यह है। उसके बाद में हम देखेंगे हमारा अगला सवाल, प्राचीन भारतीय इतिहास को महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? ये REET में पूछा गया, हमें सीटेट के क्वेश्चन देखना है। तो इस तरह से हमने आज हमारा जो पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक था कब कहाँ और कैसे, इसमें किस तरह से सवाल पूछे गए हैं यह हमने पूरी तरह से देख लिया है। कौन से सवाल आए, कौन से सवाल बार बार पूछे गए हैं, इन सभी बारे में हमने चर्चा की है। दोस्तों अगला हमारा जो वीडियो होगा यह वीडियो अभ्यासक्रम से संबंधित और हमारा इतिहास का जो दूसरा टॉपिक होगा वो दूसरा टॉपिक हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर हमें हमारे वीडियो को लाइक करें और जो भी टीचिंग पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए हम फ्री में बिना शुल्क बिना किसी फीस के हम यह वीडियो बनाने का हमारा प्रयास है। और ज़्यादा से ज़्यादा 110 120 के ऊपर आपको कैसे मार्क्स प्राप्त हो इसके बारे में हम आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।